डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को पी वाई को इसको प्रैक्टिस करने वाले थे ना। लास्ट क्लास में अपने 26 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आप लोगों ने जो किया उसमें डाउट देता है कौन सा 186 किस किया था क्या लोगों ने? 185 से किया ना।
हम एक एक चीज उसमें देखते जाते हैं। आप लोगों को सबसे पहले बोला क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, log 5 ऑफ, इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे तो log 5 ऑफ 128, log 4 ऑफ 5, log 5 ऑफ 8 एंड log 4 ऑफ 25। ये मैट्रिक्स है आपका 186 क्वेश्चन में 2/2 का। फिर बोला कि if a of capital A of ij is a factor of small a of ij, इसमें 4 एलिमेंट है ना। तो अगर मैं पूछूं कि कैपिटल A11 क्या होगा, कैपिटल A11 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर, तो पहले तो माइनस निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर से पहले तो कैसे निकालोगे, माइनस, इसको हटाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, log 4 ऑफ 25 A12 माइनस log 5 ऑफ 8, माइनस कैसे आ गया, वो ऑड पावर होगा इसलिए A21 माइनस log 4 ऑफ 5 A22 log 5 ऑफ 128। ठीक है, चारों एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया, राइट। चारों एलिमेंट का कोफैक्टर आने के बाद क्या पूछा उन्होंने, C ऑफ ij, अब ये C करके नया वो है, C ऑफ ij क्या है, सिग्मा ऑफ A इक्वल टू 1 to 2 A ऑफ ij into A, कैपिटल A ऑफ J where I greater than equal to 1 and J less than equal to 2। तो आपका C11 क्या बोलेंगे अपने, अगर C11 अगर बात करते हैं तो C आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपने देखा है नोटिस किया, उन्होंने पहले दे दिया है कि भाई A जब मैं बोलता हूँ तो A फॉर्म में मैट्रिक्स को A ऑफ ij लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का जिसके एलिमेंट का A ऑफ ij से एक्सप्रेस करोगे। तो फिर C उन्होंने क्या बोला हुआ है, मैट्रिक्स है जिसको आप C ऑफ ij से एक्सप्रेस करोगे, तो C ऑफ ij का मतलब क्या हो जाएगा, C ऑफ 11, C12, C13 एंड C14। तो 4 एलिमेंट चाहिए होंगे अपने को, वो 4 एलिमेंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसमें अगर हम I और J को अगर 1 1 रख ले तो C11 क्या होगा हमारा, सिग्मा ऑफ K इक्वल टू 1 to 2 A ऑफ I के, I आपका 1 है तो A ऑफ 1 के कॉमा कैपिटल A ऑफ J1 नहीं सॉरी 1 के I और J दोनों को 1 ये ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। अब K की वैल्यू 1 से चालू करके कहाँ तक जाओगे, 2 तक जाओगे, तो A11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल A11 के साथ। A11 कौन है, log 5 ऑफ 128, तो log 5 ऑफ 128 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कैपिटल A11 के साथ, जो दिखाया था log 4 ऑफ 25। फिर A12 कौन है हमारा, log 4 ऑफ 5, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, कैपिटल A12 के साथ, जो कितना है माइनस log 5 ऑफ 8, यहाँ पर माइनस log 5 ऑफ 8। अब यहाँ पर थोड़ा log का काम, log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। 120 को क्या लिखोगे, 2⁷, तो क्या हो जाएगा 7 log 2 अपॉन log 5। कौन सी प्रॉपर्टी, चेंजिंग द बेस वाली प्रॉपर्टी। बेस जब नीचे जाएगा तो log का क्या बन जाएगा, नंबर, ऐसे होता है। 25 को क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर 4 को क्या लिखोगे, तो स्क्वायर नंबर का पावर डायरेक्टली बाहर जाता है, बेस का पावर जब बाहर जाता है तो रेसिप्रोकल होते जाते हैं, तो वो 2 और 2 इसमें तो बचेगा क्या, log 5 अपॉन log 2 जो कैंसिल हो रहा है, तो फिर क्या बचा 7। वैसे हर एलिमेंट में से log की प्रॉपर्टी लग जाती होगी। ये 4 जब बाहर जाएगा तो 2 का स्क्वायर था, बाहर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, log 5 अपॉन log 2। 8 को 2 का क्यूब लिख लोगे, 3 into log 2 by log 5, ये कर क्या बच गया 7 minus 3/2।
ये आप लोगों का 11 बाइट हो जाएगा। तो C11 मिल गया मुझे, उसी तरह से मुझे C12, C13, C14 भी मिल जाएगा। C12 क्या होगा, फिर यहाँ पर C12 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, A1 के कैपिटल A1 के, है ना। अगर C12 की बोलेंगे, नहीं 2 के, सॉरी C1 के 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ K इक्वल टू 1 to 2 A of 1K इंटू कैपिटल A of 2K। ये हटाऊंगा तो A11 के साथ A21 मल्टीप्लाई प्लस A12 के साथ A22 मल्टीप्लाई, मतलब उसी तरह से आप जैसे C11 निकलो उसी तरह से C12 C21, अच्छा ये लिखा गलत है मैंने, क्या लिखेंगे यहाँ पर C21 ना, और इसको C सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐसे लिखा जाएगा, राइट। इस तरह से आपको पूरा वो सी मैट्रिक्स मिल जाएगा। सी मैट्रिक्स मिलने के बाद सब कुछ नहीं है, सी मैट्रिक्स मिलने के बाद क्या ढूंढना है आपका, लोग कहीं नहीं रहने वाला है, लोग आपका हर जगह हट जाएगा, प्रॉपर्टी जैसी बताओगे, जैसे यहाँ हटा हर जगह हट जाएगा। और सी आने के बाद क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट ढूंढ के 8 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं इसे तो मोड सी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी ढूंढते होंगे तो डिवाइड में 8 आता होगा, तो 8 कैंसिल करवाने के इनटू 8 दिया हुआ, और कुछ नहीं करना आपको, बस मैट्रिक्स बता लेना। फिर 189 में मैं आपको क्वेश्चन चेक करके बताता हूँ। S2 में वो जो माइनस ए ट्रांसपोज दिया है ना, वो कुछ ना कुछ ए के इक्वल है या कुछ तो कुछ ए और ए ट्रांसपोज के बीच का रिलेशन होना चाहिए, जैसे S1 में है। इफ माइनस ए ट्रांसपोज क्या कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ इक्वल टू ए या इक्वल टू कुछ तो होगा, मतलब रिलेशन तो कुछ मिसिंग है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। फिर देखो 189 के बाद 187,
187 में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हो जाता है पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोगों को देखो ना क्या दिया है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया हुआ a raised to m square plus a raised to n equal to 3i माइनस a raised to power माइनस 6 और m belongs to z। मतलब आपको m की एक ऐसी पॉसिबल वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और a दिया हुआ है क्वेश्चन, a क्या है 2 माइनस 1 1 0। a raised to माइनस 6 का मतलब क्या होगा, a raised to माइनस 1 का पावर तो बोला a इनवर्स का पावर, तो ऐसा नहीं कि 1 upon a raised to 6 करना, मैट्रिक्स डिवाइड में नहीं जाता है। इसका मतलब क्या होगा, a raised to माइनस 1 a के इनवर्स का पावर 6। इसका इनवर्स किसे ढूंढते हैं, एडवेंट अपॉन, इसका डिटरमिनेंट पहले ढूंढ लेते हैं, ये 0 माइनस ऑफ माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट तो बना दिया। इसका एडवेंट के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज, सेकेंडरी डायगोनल का साइन बदल देंगे, सेकेंडरी डायगोनल का साइन बदलेंगे, ठीक है। अब वो a इनवर्स कहां तक ले जाना है, 6 तक। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न बनता होगा, पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए a इनवर्स का स्क्वायर के लिए a इनवर्स को वापस इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मुझे कैसा है, ठीक है। ये a इनवर्स का, ये a इनवर्स का स्क्वायर हुआ, मतलब a रेज़ टू माइनस 2 हुआ। इसको देखो तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर एक डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, इस तरफ। तो a रेज़ टू माइनस 3 ऐसे भी मैंने चेक किया एक बार कि भाई मैं सही हूँ ना पैटर्न में, ऐसा नहीं कि 2 बार मैं कुछ गलत कर दूं। तो उसको जब किया तो इसके साथ एक डिक्रीज करूंगा तो 0 माइनस 1 यहाँ पर क्या आना चाहिए था, और वही आ भी रहा था। जब मैंने वापस a रेज़ टू माइनस 2 को a से जब मल्टीप्लाई किया, मतलब a रेज़ टू माइनस 1 से, तो वापस वही आ रहा था। यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ पर भी डिक्रीज होगा तो माइनस 1 के बाद माइनस 2, माइनस 2 के बाद माइनस 3। यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, 1 के बाद 2 तो 2 के बाद 3, यहाँ पर एक इंक्रीज हो रहा है, 2 के बाद 3 तो 3 के बाद 4। तो वैसे तो फिर a इनवर्स आपको तो 6 तक जाना था, तो a इनवर्स का 6 क्या हो जाएगा देखा जाए तो, जब a रेज़ टू माइनस 3 गया तो यहाँ पर माइनस 2 आया, तो a रेज़ टू माइनस 6 होगा तो माइनस 5 होगा। यहाँ पर a रेज़ टू माइनस 3 था तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर माइनस 3 था, तो यहाँ पर अगर 6 होगा तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर माइनस 6 होगा, 6 होगा और माइनस 6 होगा। फिर यहाँ पर जब 3 था तो यहाँ पर 4 था, तो जब यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 7 होगा। तो उससे मुझे a रेज़ टू माइनस 6 मिल गया, जो किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना था, 3i के साथ। 3i मतलब 3003, इसको माइनस कर लिया, ये एक मैट्रिक्स मिल गया। अब आपको ये पता करना था कि m की कौन सी वैल्यू के लिए आप लोगों का यहाँ पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। और m कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, तो पहले m की वैल्यू 1 से चालू करूंगा, है ना, 0 तो रखने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो 1 से चालू करूंगा तो 1 का आंसर 1 ही होगा। तो 8 प्लस 8 2a का आंसर ये आ रहा है, तो देखिए पता चला नहीं आ रहा होगा। a को वापस a के साथ ऐड करोगे तो 6 बनेगा, 8 बनेगा ही नहीं ना, यहाँ पर 2 प्लस 2 4 ही होगा, तो उसको छोड़ दो। फिर m के बाद 2 रख देते हैं, m पर 2 रखा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर मतलब a को वापस a से मल्टीप्लाई किया, a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। वैसे ये पैटर्न वापस आगे भी फॉलो होता होगा, कैसा पैटर्न बना, स्क्वायर था तो यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर डिक्रीज हुआ, उससे उल्टा है, उसमें ये वाला डिक्रीज हो रहा है, ये वाला इंक्रीज हो रहा है, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसे a रेज़ टू 4 तक जाना है। तो ये स्क्वायर, वैसे मैंने एक क्यूब चेक किया, नहीं भी करता तो हो जाता है ना। स्क्वायर में यहाँ 2 आया तो एक क्यूब में यहाँ पर 3 आएगा, मतलब 4 आएगा, एक इंक्रीज हुआ, a में 2 था, स्क्वायर में 3 हुआ, एक क्यूब में 4 हुआ, तो a रेज़ टू 4 में 5 होगा। फिर यहाँ पर 1 था, स्क्वायर में 2 हुआ, एक क्यूब में, तो a रेज़ टू 4 में 4 होगा। और यहाँ पर एक क्यूब स्क्वायर में माइनस 2 था, एक क्यूब में माइनस 3, तो a रेज़ टू 4 में माइनस 4 होगा। ये भी आप लोगों का डिक्रीज होता है, 0 के बाद माइनस 1 हुआ, माइनस 1 के बाद माइनस 2 हुआ, तो माइनस 2 के बाद ये a रेज़ टू 4 का आंसर है। ये है स्क्वायर है, तो ये रहा, इसको ऐड करो तो फिर ये है। तो a रेज़ टू 4 प्लस स्क्वायर अगर मेरा एग्जैक्ट ये बताए तो इसको क्या होना पड़ेगा, 2 की वैल्यू क्या होगी, और उसके अंदर s दिया हुआ, z दिया हुआ है, और n ऑफ x का मतलब क्या हो गया,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन है, तो एक एलिमेंट तो मिल गया जब 2 होगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ढूंढना है, तो एन की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, ऐसे कितने एन हो सकते हैं, है ना। तो एक तो अपने को पता चल गया कि भाई 2 के लिए मैच हो रहा है, राइट। फिर 2 के लिए मैच हो गया, -2 रख के चेक करते, -2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 ही होगा, बट यहाँ पर a रेज़ टू -2 होगा, a रेज़ टू -2 ये और a रेज़ टू 4 को साथ में लेके तो नहीं आएगा। और कोई एलिमेंट -3 -3 का तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो एक बार ये चेक कर सकते हैं, है ना। आपको 8 तक कौन है, a रेज़ टू 4 और a रेज़ टू -2 तो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, अच्छा -1 तक के देख सकते हैं क्या, -1 तो a और a इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 तक पहुंचाना है ना अपने को, उतना छोटा तो नहीं होगा, -3 रख के देखते हैं, a रेज़ टू -3 रखो तो यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर क्या होगा a रेज़ टू -3, a रेज़ टू -3 हमारे पास ऑलरेडी है ना। बस ये एक एलिमेंट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर -2 है, मुझे अगर 8 चाहिए तो a रेज़ टू 9 में वो कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए, तो आ जाएगा, क्योंकि a रेज़ टू 4 में यहाँ कितना आया था 5, तो a रेज़ टू 9 में कितना आएगा 10, ये 9 -9 ये 9, है ना। 4 में यहाँ पर -4 और 4 था, तो a रेज़ टू 9 में यहाँ पर -9 और 9 होगा, और यहाँ पर -3 था, तो यहाँ पर -8 होगा, और a रेज़ टू -3 कितना है -2 3 -3 एंड 4, इसको अगर ऐड करता हूँ तो 8 -6 6 और -2, चलो ये भी मैच हो रहा है। फिर मेरे सब 6 से आगे जाओगे तो ये और बड़ा हो जाता होगा, तो फिर 8 तक तो नहीं पहुंच जाओगे, तो आगे निकल जाओगे। तो ये तो मेरी ऐसी है कि जो आप लोगों को मैच कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के रेंज कितना देगा 2, इसलिए ये देखने पड़ते, इसको डायरेक्टली देखते तो नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन अगर आए तो लास्ट में टाइम मिले तो किया करो, और इसको छोड़ देना है उस टाइम के लिए। फिर आगे
मेरे में प्रिंटिंग से आपको पता नहीं, आप लोग को जो ये दिया हुआ है a इंटू तो 192 क्वेश्चन चेक करिएगा। 192 में a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स इंटू b और उस पूरे का इनवर्स फाइंड करना है। तो नहीं है ना, बीच में जो एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स है ना, उस पूरे ब्रैकेट के बाहर एक इनवर्स होगा। ये आप लोगों ने मैंने नहीं सुनते हैं। क्वेश्चन ऐसा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स पूरे का इनवर्स इंटू b और इस पूरे का इनवर्स ढूंढना है। और वो तो सेंटेंस में लिखा है, मतलब दिया नहीं है, बट देन द इनवर्स ऑफ लिखा है। तो बोले ये ढूंढना है और आपका पास ये इनवर्स है, मेरे पास तो नहीं। तो ठीक है, तो फिर ये अगर इनवर्स ढूंढना है अपने को, तो ये इनवर्स जब अंदर जाएगा तो प्रॉपर्टी के हिसाब से रिवर्स होता है। तो चालू कहां से होगा, यहाँ से। तो बी इनवर्स और इनवर्स का इनवर्स हट जाएगा, है ना। ए इनवर्स का इनवर्स वापस भी हो जाएगा, तो क्या हो गया ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, रिवर्स हो गया पूरा, राइट। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, लास्ट से लास्ट ही रहेगा, फर्स्ट से तो फर्स्ट ही रहेगा। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी फर्स्ट वाली एडजॉइंट की, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू। ये एक ही जगह पर कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, अगर यहाँ पर a इनवर्स भी हुआ तो भी तो a इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स को मैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a लिख सकता हूँ। और प्रॉपर्टी के हिसाब से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना होता है, उतना ही तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ये भी होता है, वहां पर कॉम्बिनेटरी रूल फॉलो होता है, सही है। तो यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स उसमें ये यूज कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू आई। जैसे आई का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम यहाँ पर बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को क्या लिखोगे, बी इनवर्स का डिटरमिनेंट इनटू आई। अच्छा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। ये भी प्रॉपर्टी है, इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। आई से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी और आई इंटू ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिल रहा है बी इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ए इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। किसी का इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी और फिर एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी और ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी उसको साथ में लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी अगर मैं डिटरमिनेंट को अलग कर सकता हूँ तो डिटरमिनेंट को वापस साथ में लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो डी इज द करेक्ट। ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है ना जल्दी हो जाता है, कंपैरेटिवली उस सारे टाइप के क्वेश्चन से पैटर्न ढूंढना पड़ता है। पेज 200 हाँ
200 में लिमिट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जो लिमिट आपको डिटेलिंग में आता नहीं आप लोगों को, बट 11th में जितना पड़ा उससे ये तो सबको ही पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by क्या होता है, ये हमने डिराइव भी किया था सेंट्रिक थ्योरम से, राइट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर। उसको आपको कहीं ना कहीं यूज करना होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में लास्ट में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x ढूंढना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x ढूंढना है, तो पहले उसके लिए f of x भी तो पता होना चाहिए। तो f of x के लिए डिटरमिनेंट को सोल्व कर, इसमें प्लस माइनस करने का ज्यादा सेंस दिखा नहीं मुझे, वैसे कर सकता था मैं, इसमें से इसको माइनस कर देते का 0 आ जाता, इसमें से इसको माइनस कर देते का 0 आ जाता, पर फिर ये टर्म भी तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने किया नहीं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं लग रहा था किया, तो फटाफट जैसे नॉर्मली सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को फर्स्ट लेके सोल्व कर लिया, तो लास्ट में यहाँ पहुंचा सोल्व करने के बाद नॉर्मल जैसे सोल्व करते हैं, राइट। फिर यहाँ पर मैंने लिमिट अप्लाई किया, तो जहां जहां पर लिमिट अप्लाई तो लिमिट तो हर जगह जाएगा, और जहां पर साइन एक्स बाई तो बहुत सारे टर्म वन हो जाएंगे लिमिट लगने के बाद, तो ये a + 1 हो गया, ये b हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, तो b + 2 हो गया, फिर ये -a हो गया और ये -ab हो गया। इसको पूरे को वापस ब्रैकेट ओपन करके लास्ट में ये मिला a + b + 2। उन्होंने उसका आंसर पहले से दिया हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि इसका आंसर जो है वो लैम्डा + μa + सिग्मा b जैसा है, तो उसके अंदर अगर इक्वेट करोगे तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना हो गया 2, बाकी वो जो कोएफिशिएंट है ए और बी के वो 1 1 हो गया। लास्ट में क्या ढूंढना था, उन तीनों कोएफिशिएंट का एडिशन का स्क्वायर, 2 + 1 + 1 4 4 का स्क्वायर। नहीं, एक साथ जैसे सिग्मा, क्योंकि मैथमेटिकल हर ऑपरेशन एक टाइम पर एक ही रो पे होता है, जैसे सिग्मा भी लगेगा तो एक ही में लगेगा, तो लिमिट भी लगेगा तब ये कर सकते, लिमिट यहाँ लगाया, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस फिर इसमें लिमिट लगाया तो इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस इसमें लिमिट लगाया तो इन दोनों को छोड़ दिया, वो कर सकते हैं, उसका तो जल्दी ये हो जाएगा। जैसे अगर आपको इसका डिफरेंशिएट भी करना है किसी डिटरमिनेंट का, तो आप एक साथ सबका नहीं कर सकते, जैसे कि अगर कभी ऐसा है, छोटे मोटे डिफरेंशिएट तो आप लोगों को आते हैं, अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है x² 1 5 1 x³ 6 5 7 x⁴, और मुझे बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करके, तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन हर एक साथ हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन होगा तो एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम का होगा। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया फर्स्ट रो का, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 2x 0 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो क्या होता है। पर जब अपने फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट किया, तो सेकंड कॉलम को कुछ नहीं कर सकता, थर्ड कॉलम को भी कुछ नहीं कर सकता। प्लस अगर मैंने करना मुझे सबका है, बट एक साथ नहीं कर सकता, मुझे एक ही बार एक करना पड़ेगा, तो फिर मैंने अगर एक साथ किया तो क्या होगा, ये 0 3x² 0 दो टाइम पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का कुछ नहीं कर सकते। फिर अब थर्ड कॉलम का जब करोगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को कुछ नहीं कर सकते, इसको देगा 0 0 4x। फिर अब तीनों डिटरमिनेंट को सोल्व करके जो भी मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एक टाइम पर आप एक ही रो या एक ही कॉलम को, तो ऐसा नहीं होगा जब जैसे मुझे यहाँ पर लिमिट लगाने को बोला है, तो मैंने लिमिट लगा लिया, तो लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा a + 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर b + 1। अगर कल की मैंने सबके साथ एक साथ लिमिट लगा लिया, ऐसा होने वाला नहीं, वो एक टाइम पर एक ही कॉलम में होगा जो भी काम होगा, ठीक है ना। तो उससे तो बेटर है कि तीन डिटरमिनेंट बनाओ, उससे अच्छा है कि फंक्शन बना लो। फिर कौन सा 209, ये हो गया था, ये बीच के तो ये वही होंगे 201 202 203, तो वही है, तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन 204 हो गया था, वो a + i³ और a - i³ करके ही हो रहा होगा, तो नॉर्मल आइडेंटिटी यूज करके।
फिर ये A स्क्वायर इक्वल A ट्रांसपोज यूज में आ रहा है। फिर वो A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करिए, A क्यूब की जगह पर A स्क्वायर इंटू A किया, वो मल्टीप्लाई पर आई आ गया। क्या आ गया? तो दोनों को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, फिर 205 वो भी हो गया। क्या कहते हैं 205 में नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ढूंढना है। सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया? डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो फिर कैसे करें? तो पीएससी का क्वेश्चन 2/2 का एक डिटरमिनेंट लेना है और वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो 2/2 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। 2/2 में अगर हम लोगों ने 4 एलिमेंट ले लिए, A, B, C एंड D, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? AD माइनस उसको 0 बनाना है। AD माइनस 0 कैसे 0 बनाना है? क्योंकि कौन सा मैट्रिक्स बोला है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, तो AD को 50 इक्वल बनाना है 50, AD को 50 इक्वल बनाना है 50। तो AD को अगर 50 इक्वल बनाना तो आपके और एलिमेंट कौन से लेना है आपको? 2, 3, 6, 9। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन सकती है? क्या क्या हो सकता है? एक तो AD से सारे सेम, एक तो AD से सारे सेम, मतलब A के पास कितनी कोई 4, A के पास 4 और A के पास जो एलिमेंट सारे सेम है तो A के पास ही चॉइस होगी, DBC के पास कोई चॉइस नहीं होगी। सही है ना? क्योंकि जो A लिया वही तो। तो इधर इनडायरेक्टली 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9। तो कितने मैंने वहीं पर 4 तो बन गए। दूसरे देखने से कि AD और BC का प्रोडक्ट और कहाँ सेम हो सकता है? 2 और 9 और 6 और 3। तो एक 2, 9 का पेयर के साथ एक पेयर बनाया जाएगा 6, 3 का। ये 2, 9 अगर आपने AD को दिया तो 2 चॉइस उसमें 2, 9 या तो 9 दो चॉइस यहाँ होगा, तो BC के पास भी 2 चॉइस होगा। और इसी का उल्टा भी तो कर सकते थे, जैसे 2, 9 मैंने इसको दिया, 6, 3 मैंने इसको दे दिया, पर 6, 3 में इसको दे दो, 2, 9 इसको दे दो, 4 यहाँ मैंने 2 और 4 4 बनेंगे। सही है ना? फिर और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3, 3 और भी पॉसिबिलिटी बन सकती होगी।
आंसर 36 दिया, हमारा 12 आ रहा है। कोई दिख रहा है किसी को? तो ले लिया ना। अच्छा हाँ, तो हमने वही लिया कि चारों एलिमेंट से होंगे, वो दो दो के पेयर तो लिए नहीं सही है, तो चलो ठीक कर लिया। ये तो कौन से थे जिसमें चारों के चारों से है ना, सारे 2, सारे 3, सारे 6 और सारे 9। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों का जैसे इसका आंसर अगर मैंने यहाँ पर 6 9 लिया तो यहाँ पर भी 9 6 लिया या 6 9 लिया, मतलब दो दो की जोड़ी, जो दो सिलेक्ट करोगे वो दो इसको दे दो और वो दो इसको दे दो, तो कौन से दो? तो मेरी कोई से तो 4 C2, राइट। 4 C2 का मतलब मुझे 4 में से मैंने कोई भी दो सिलेक्ट किया, तो मैंने 3 6 सिलेक्ट किया। ये 3 6 में किसको दूंगा? AD को, इसको 3 या इसको 6 या तो इसको 6 इसको 3, तो दो सिलेक्ट करेंगे तो उनका अरेंजमेंट करने के लिए भी 2 चॉइस होगी, यहाँ पर भी 2 चॉइस होगा और यहाँ पर भी 2 चॉइस होगा, तो इंटू 2 के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 4 C2 कितना होता है? 6 6 4 जा 24 24 और 12 36 सही। और ऐसे ही क्वेश्चन नॉन सिंगुलर की भी आ सकते, जैसे सिंगुलर का पूछा वैसे ही क्वेश्चन क्या बन सकता था? नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर में क्या करने का? अगर एक क्वेश्चन नॉन सिंगुलर के लिए होता तो क्या करता? हाँ, तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं जुड़ने, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 हमें से टफ होगा, इक्वल टू 0 हमें से इजी होगा। तो टोटल में से ये माइनस कर, टोटल कितना होगा इसके? 4:4। हर एलिमेंट का कितनी चॉइस है? 4 चॉइस, तो टोटल कितना होगा? 4:4। उसमें से ये 36 माइनस करो, जो बाकी बचे सारे नॉन सिंगुलर। फिर कौन सा बता रहे थे आप लोग डाउट? 209।
को ना क्या करना चाहिए, आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो तो लास्ट में रिजल्ट की आपको रिलेशन दिया, क्या रिलेशन गिवन है, a raised to n is equal to a raised to power n minus 2 plus a square minus I, और ये कब यूज करना है, for n greater than equal to 3, है ना। तो सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a raised to 50। अब सीधी बात है कि भाई a raised to 50 अगर मैं डायरेक्टली करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। और ये रिलेशन दिया तो कुछ काम का होगा तभी ये रिलेशन दिया, पर रिलेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है इनकी, 3, दिया हुआ इक्वेशन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर मैंने इनको 3 रखा यहाँ पर तो ये क्या स्टेटमेंट बनेगा, a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर माइनस I। बोलो मुझे a क्यूब की वैल्यू पता है, a क्यूब किसके बराबर है, a प्लस a स्क्वायर माइनस I के बराबर है। अब अगर मैं इनको अगर 4 रखता हूँ यहाँ पर तो a रेज़ टू 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस I, करेक्ट। तो a रेज़ टू 4 तो कितना आ रहा है आपके पास डायरेक्टली, 2a स्क्वायर माइनस I। पर जब आप a रेज़ टू 5 लोगे तो a रेज़ टू 5 लोगे तो यहाँ पर आप लोग इनडायरेक्टली a रेज़ टू 5 लोगे तो इसको ऐसा कैसे बोल सकते हो कि a से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a क्यूब माइनस a। और अगर इसमें अगर पुट करते हैं आप a रेज़ टू 5 n की जगह पर क्या आता, a रेज़ टू 5 इक्वल टू a रेज़ टू 5 माइनस 2 तो 3 प्लस a स्क्वायर माइनस I। और यहाँ पर मेरे पास a क्यूब की वैल्यू है ऑलरेडी, मतलब मैं मेरे मैट्रिक्स को कभी भी a स्क्वायर से बड़ा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हमेशा a क्यूब की वैल्यू तो होने वाली है। वो a क्यूब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर पुट कर लोगे a रेज़ टू 4 ये आया था आपके पास, जिसे समझ में आया था ना, 3 यहाँ पर इनको 4 रखा, इनको 4 रखा तो यहाँ पर 4 माइनस 2 स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस हो गया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो a रेज़ टू 5 आया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2a क्यूब माइनस ही आया। इस a क्यूब की जगह पर क्या रख लेंगे, a प्लस a स्क्वायर माइनस I माइनस a, जो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस a माइनस 2i, ये आपका a रेज़ टू 5 आया। अगर आप a रेज़ टू 6 ढूंढते हो और एक बार पैटर्न पता करने की ट्राई करो, a रेज़ टू 6 ढूंढते हो तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर मतलब a क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, ये a क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, a क्यूब की जगह पर a प्लस a स्क्वायर माइनस I रख दूंगा तो क्या हो रहा है, ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, राइट, 2a माइनस 2a कैंसल, क्या आ रहा है माइनस 2i, ये रेज़ टू 6 हुआ। अब आप देखोगे तो आपका a रेज़ टू 4 की वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस I बना था, a रेज़ टू 6 की वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस 2i बना, तो a रेज़ टू 8 की वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस 3i होगा, तो a रेज़ टू 50 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर आप लोगों का एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ जाएगा, जैसे कहाँ तक जाना है आप लोगों को, a रेज़ टू 50 तक पहुंचना है। तो a रेज़ टू 50 में क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 होगा, 25 होगा, ठीक, 25 a स्क्वायर माइनस माइनस I माइनस 2i माइनस 3i, तो वैसे कहाँ तक पहुंचोगे, माइनस कितना आएगा, 24 आएगा ना। यहाँ पर आपके पास I से चालू हुआ, 2i हुआ, तो जब 8 होगा तो 3i होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर 24 होगा क्या, आप एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 4 से चालू हो रहा है ना, से लेके आप लोग a रेज़ टू 50 तक जा रहे हो, ये 0 से चालू है ऐसा मान लो, ठीक है, 24 तो 24i,
तो a रेज़ टू 50 हम लोग पहुंच गया 25 टाइम s स्क्वायर माइनस 24 टाइम i, और a आपको दिया हुआ है। अब ये a दिया हुआ है तो इसका s स्क्वायर को ढूंढ ही लेंगे उसमें, s स्क्वायर ढूंढ के फिर 24i कर लेना, फिर जिसमें भी एलिमेंट होगा सबका आपको क्या पूछा गया है, एडिशन किया। इसमें कभी भी पावर बड़ा नहीं होने देने का, जब भी स्टेटमेंट है सब ने बहुत टेक्स्ट की भी क्वेश्चन होते थे, पता है कि प्रूव करते थे कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर हमें ढूंढना होता था a रेज़ टू 5, तो a स्क्वायर को एक मल्टीप्लाई करके वापस a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते थे, तो भाई एक की वैल्यू पुट करते जाओ, पावर को बड़ा मत होने दो। फिर 216 में d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर हो सकता है, डबल डिफरेंशियल। देखो ना क्वेश्चन नंबर 216 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 216 में ये आप लोगों को डिटरमिनेंट दिया हुआ है, राइट, और आप लोगों को d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस y ढूंढना है। d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस y, तो चलो बात की बात है, f ऑफ x y ऑफ x और f ऑफ x और y सब एक ही बात है। आप इस डिटरमिनेंट को डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो पहले 0 बना ले, उसमें तो 0 दिख रहा है, क्या करूंगा 0 लाने के लिए, एक तो ये कर लेता हूँ T1 में से T3 माइनस कर लेता हूँ, ये दोनों एलिमेंट सेम है ना, तो 2 0 आ जाएंगे। साथ में ये भी कर लेता हूँ T2 इक्वल टू T2 माइनस T3 भी कर लेता हूँ, एक 0 और आ जाएगा, क्या बनेगा, T1 में से T3 को माइनस करूंगा तो माइनस cos x माइनस 1 0 0, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस साइन एक्स माइनस 1, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, ये साइन एक्स प्लस cos x प्लस 1 27 1, उसको कोई चेंज नहीं किया, थर्ड कॉलम ऐसे दिख रहेगा। किसी को भी लेके सोल्व कर लो, तो मुझे 0 को लेके सोल्व कर लो इसको, तो लास्ट वाला टर्म ये 1 है, ये वाला रो छोड़ूंगा, ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा, तो क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं जैसे माइनस cos x माइनस 1, ये तो 0 into something 0 ही हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आप लोगों का y का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस cos x माइनस 1। फिर उन्होंने पूछा क्या है, देन डिस्क्वायर, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो, इसका डिफरेंशिएट करते हो तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना तो याद होगा ही, माइनस sin x माइनस माइनस 1 का डिफरेंशिएट 0, डबल डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया उसका वापस रेट ऑफ चेंज, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएट आप एक बार करो या 1000 बार करो, रूल करो तो कुछ सेम ही होते हैं, फॉर्मूला वैसे ही रहता है। तो डबल डिफरेंशिएट का आंसर कितना है, cos x, और आपको पूछा क्या था, d स्क्वायर बाय dx और y को ऐड करना है, इसको ऐड करूंगा तो cos x तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर माइनस। नॉर्मल वे डिटरमिनेंट को भाई आप लोग जितना अच्छे से कर सको, इसलिए 0 ला सको तो अच्छा है। जैसे आपका 214 है, और 214 में एक डिटरमिनेंट ढूंढने को बोला है आप लोगों को,
राइट। तो कहीं ना कहीं जाके वापस ए का डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ने वाली है। वो प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बनेगा, वो बताओ मुझे 1/4 में। determinant of adjoint of 3a। ऐसे दिया हुआ है। तो पहले तो ये adjoint of 3a का 3 निकालना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? adjoint of a वाला। तो adjoint of a का ये जो k बाहर निकलेगा तो क्या होता है? adjoint of k is equal to k raised to power n minus 2 into a, और फिर adjoint of n minus 1 into adjoint of a। तो k जब बाहर आएगा तो 3 का पावर, ऑर्डर क्या दिया है क्वेश्चन में 3/3 है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 minus 1 तक 2 9। फिर 3 बाहर आएगा तब कैसे हो गया? adjoint of 9 adjoint of a। इसे समझ आए? फिर वापस ये एडजॉइंट ऑफ के हो गया, ये 9 वापस बाहर आएगा तो पावर वापस 3 minus 1 तो 9 का स्क्वायर 81 ऐसा हो गया। 81 ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और 81 इस डिटरमिनेंट के बाहर जब जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? पावर 3। ये जब डिटरमिनेंट के बाहर जाता है तो क्या लिखा जाता है? के रेज़ टू पावर n ऑफ पे जाता है। क्या बचा अंदर? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, करेक्ट। और वो 81 का क्यूब और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n minus 1 का होल स्क्वायर। तो 81 का क्यूब जिसको मैं 3 का पावर 12 भी लिख सकता हूँ, 3 to 3 सॉरी नहीं 3 to 4 4 3 12। डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 3 minus 1 2 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा। लास्ट में ये ढूंढना है, तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा। अब वो जो ए दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट क्या मैं डायरेक्टली निकाल लूं या पहले कुछ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन सा ऑपरेशन करोगे तो फायदा है? आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना तो क्या है? 2 2 plus p 2 plus p plus q, फिर है 4 6 plus 2p 8 plus 3p plus 2q, फिर है 6 12 plus 3p 20 plus 6p plus 3q। क्या करें? कौन से रो में से क्या माइनस करेंगे या कॉलम में से क्या माइनस करेंगे तो आपको फायदा होगा? सबसे बड़े नंबर को छोटा करने की ट्राई करना चाहिए। R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 माइनस R2। R3 में से R1 R2 माइनस कर लेते, सही है। तो ये क्या बनेगा? 0 है ना, ये दोनों कैंसिल। 3p भी कट, 12 में से 8 गया, 4 यहाँ पर 3q कैंसिल, 60 में से 4p गया, 2p बचा, 20 में से 10 गया तो 10 प्लस 2p बचा। फिर और कुछ कर सकते हैं और इसी करने के लिए फिर एक काम और कर लो। R2 जो है ना, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 कर लो। बिकॉज देखोगे तो यहाँ पर 2p है, यहाँ पर p है, यहाँ पर 2q है, यहाँ पर q है। जिसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो और वेरिएबल का है ना। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो इज सेकंड रो में R2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये क्या बनेगा? 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ तो ये 0 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बचा होगा। यहाँ पर ये 2q कैंसिल, 3p माइनस 2p, p 8 माइनस 4। सही है। अब तो 2 0 आ गए हैं, फर्स्ट कॉलम को लेके सोल्व कर लेता हूँ।
फर्स्ट कॉलम को लेकर जब सॉल्व करूंगा तो एक 2 ही लेना पड़ेगा, रो छोड़ूंगा, कॉलम छोड़ूंगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनता है 20 प्लस 4p माइनस 16 माइनस 4 पर हमें पहले से पता था कि p कैंसिल होना ही है क्योंकि आंसर में p है ही नहीं, तो p कैंसिल होना जरूरी था, वो हो भी रहा है। तो चलो 4p कैंसिल हुआ, 20 माइनस 16 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ। तो यहाँ पर 3 इंटू 8 4 और 8 को क्या लिखेंगे 2 पावर 12 और आंसर क्या दिया हमने 3 इंटू 3 तो n प्लस n 12 प्लस 12। देखो 2 2 1 3
तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 213 में सबसे पहले रिलेशन देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कितनी बार है? 3 बार। हमें पता है कि जितने एडजॉइंट बढ़ेगा उतना n-1 का पावर इंक्रीज होगा। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ को क्या हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर n-1 का होल क्यूब, क्योंकि 3 बार एडजॉइंट है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। तो पहले तो मुझे बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ a raised to 8 किसके बराबर है? 81। 81 मतलब देखा जाए तो 3 raised to पावर 4 raised to 4 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ये पावर 8 को अगर उसको रख लूंगा तो 4/2, तो 3 raised to 1/2 तो √3 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ये आपको √3 दिया हुआ है। ये पहले उस रिलेशन से पता चला। तो उसके बाद उन्होंने और एक केस करके सेट दिया, आप देखिए क्वेश्चन के ऐसे एक सेट है जिसके अंदर n कोई भी एक इंटीजर है, एक नहीं मतलब एक से ज्यादा इंटीजर से, जिसके लिए कि वो n किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर n-1 का होल स्क्वायर, और उसका पावर ऑर्डर अलग तो उन्होंने n-1/2 दिया हुआ। और सामने डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर 3n² - 5n-4 दिया हुआ। ठीक है, वो n-1 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर n-1 का पावर 4 हो जाएगा। ये n तो क्या है? ये n तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये n कौन है? आपका ऑर्डर है, तो हमें तो ऑर्डर पता है ना 3। ये n ऑर्डर वाला 3 नहीं है, तो यहाँ से 3 रख सकता हूँ ना डायरेक्टली, तो पावर 4 से 4 ले जाना। तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर अगर यहाँ पर 3 रखा तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 ये 2 से कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? ट्वाइस ऑफ n-1 का स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर 3n² -5n-4। बेस से मतलब पावर को इक्वेट कर सकते हैं, पावर को इक्वेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2n² - 4n + 2 इक्वल टू 3n² - 5n-4। सबको साथ में ले लेते हैं, n² - n -6, तो n-3 n + 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू -2। उससे कंफ्यूज मत होना, ये n ऑर्डर वाला n नहीं है, वरना n नेगेटिव नहीं होगा। ये n नॉर्मल कोई n है जो एक इंटीजर है, राइट? वो हम नॉर्मल आधा दिए हैं तो हम ऑर्डर को हमेशा n बोलते हैं, तो वो n नहीं है ये। तो ये n आपको 3 मिला, n आपको -2 मिला। क्या ढूंढने को बोलेगा? सिग्मा ऑफ n बिलोंग्स टू S, जिसमें S में आपके पास 2 एलिमेंट है, कौन सा? 3 और -2। उसके लिए आप लोगों को डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर n² + n ढूंढना है। एक बार अगर मैं 3 रख लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a raised to पावर 12 प्लस -2 रखूंगा तो 2 ना। a raised to 12 का मतलब क्या हुआ? a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 12 टाइम। और डिटरमिनेंट में हम अलग अलग कर सकते हैं, तो a raised to 12 बोलो या डिटरमिनेंट ऑफ a raised to 12 बोलो, सेम ही। a² बोलो या डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर बोलो, एक ही। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया। यहाँ पर √3 का पावर 12, तो 3 का पावर 6, सही है ना? 3 का पावर 6 कितना होता है? 729 + 3 730
उसमें वो कंफ्यूजन वाला वो ऑर्डर का एन अलग होगा वो तो क्वेश्चन नंबर एक बार 19 एक बार क्वेश्चन नंबर 19 निकालो। कैसे करेंगे 19 में तो बता पाए मुझे ये दोनों डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आना चाहिए। एडिशन दो डिटर्मिनेंट का एडिशन 0 आना चाहिए। कोई भी दो डिटर्मिनेंट का एडिशन आप कर कब सकते हो? कब कर सकते हैं? जब एटलीस्ट 2 रो या 2 कॉलम इसमें कुछ भी है तो क्या करें? क्या करें? क्या करना चाहिए? गेम बनाना पड़ेगा और तो क्या करोगे? कैसे बनाओगे? एक चीज दिख रही है आप लोग को, बोले रो और कॉलम सेम नहीं है, बट जो फर्स्ट का जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड का फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट का जो थर्ड कॉलम है वो सेकंड का सेकंड रो है। इसका मतलब सेम करना होगा तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी एक को, या तो फर्स्ट के या तो क्या मैं इसका पूरे का ट्रांसपोज रो को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करोगे? ट्रांसपोज करके। सही है। और एक चीज ये भी है कि ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट का आंसर को कोई तो मैं मेरी मर्जी जब चाहो तो मैं ट्रांसपोज कर क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। तो फिर आपका फर्स्ट अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ये तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। ये किया। और इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो a+1 b+1 और c-1 जो आपका सेकंड रो है वो बाजू वाले में फर्स्ट रो है, इसके लिए रो को स्विच ओवर कर लेंगे, राइट। ये फर्स्ट में चला जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा तो आगे माइनस लगेगा, बट वापस ये आपको सेकंड में चाहिए तो इसके लिए 2 बार मैं रो को इंटरचेंज करूंगा, पहले r1 और r2 और फिर r2 और तो 2 बार इंटरचेंज करने पर माइनस माइनस प्लस इनडायरेक्टली क्या हो गया? a+1 b+1 c-1 पहला हो गया a-1 c- b-1 c-b a-1 b-1 c+1 और लास्ट वाला क्या बचा? a - b
सी बाजू वाले में पहले दोनों नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज तो सेम ही है। तीसरा वाला लिख रहा हूँ वो क्या है, -1n+2 इंटू ए, -1n+1 इंटू बी, और लास्ट वाला -1n इंटू सी। अब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। आपको आंसर क्या चाहिए, 0, मतलब इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, 0। इस करके इसको, और ये तो 0 नहीं बना सकता आप, और ये दोनों वैसे भी ऐड भी नहीं होगा। ये दोनों जैसे कि करेंगे, ऐड कौन होता है, जो तीसरा अलग होता है, इसका एडिशन होगा ना, तीसरा रो आपका 0 बन जाना चाहिए, तीनों के तीनों एलिमेंट का आंसर 0 हो जाएगा। जैसा कि ये इसके साथ अगर ऐड होगा तो अगर ये प्लस है तो इसको क्या होना पड़ता होगा, माइनस से कब होगा, जब ये n+2 ऑड होगा, और n+2 को ऑड होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, और n अगर ऑड हुआ तो ये माइनस से हो जाएगा, तो a माइनस 0 होगा। n अगर ऑड हुआ तो ये प्लस b हो जाएगा, और माइनस b तो वो भी 0, और -1 का ऑड पावर -3 को इसके साथ भी 0, तो n को क्या होना पड़ेगा, कोई भी ऑड इंटीजर। ये क्वेश्चन देने का पर्पस बस इतना ही होगा कि बच्चों को पता है ना कि भाई 2 डिटरमिनेंट को जब आप ऐड करते हो तो आपको मिनिमम 2 रो या 2 कॉलम सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, जैसे क्वेश्चन के इजी प्रोसेस को देखो। क्वेश्चन नंबर 24, देखो 24 में पहले तो f ऑफ n क्या दिया हुआ है, α/n प्लस β/n, और यहाँ पर 3 1 प्लस f ऑफ 1, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 प्लस f ऑफ 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा रेज़ टू 4 प्लस बीटा रेज़ टू 4, जिसका आंसर क्या दिया हुआ है, k इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो लास्ट में पूछा k की वैल्यू क्या होगी। तो इस पूरे को अगर मैं सोल्व करने जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली कुछ प्लस माइनस करने का कोई फायदा दिख नहीं रहा, 0 कुछ आ नहीं रहा, इसको सोल्व करके अगर ये लाने की कोशिश करूंगा तो आ तो जाता होगा, बट कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको ढूंढना क्या है, के मतलब मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, अल्फा और बीटा से। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा और बीटा को कोई ना कोई वैल्यू रखूंगा, जो रखना चाहूँ, बस एक चीज ध्यान रखूंगा कि वो अल्फा बीटा वैल्यू जब रखूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका LHS या RHS कोई 0 बन जाए, क्योंकि LHS RHS ही 0 बन गया तो फिर k नहीं मिलेगा। अब अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी मतलब अगर इस पूरे इंडिया में अगर 15 लाख बच्चे अगर JEE के एग्जाम देने वाले 15 लाख के 15 लाख अगर अलग अलग की अगर अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे तो भी सबकी k की वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों, बिकॉज वो दोनों तरफ सेम वैल्यू रखने वाले हैं ना, जो मैं अल्फा बीटा यहाँ रखूंगा वही का अल्फा बीटा यहाँ रखूंगा, सही है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा जो वैल्यू रखना है इसी वैल्यू रखूंगा, बस क्या ध्यान रखना है, 0 ना दे, बस ऐसा नहीं कि अल्फा को 1 मान लो तो 0 देगा, बाकी आप जो भी रखना चाहो रखो। जैसे अल्फा को मैंने 0 रखा, अल्फा बीटा सेम नहीं रखा, बीटा को -1 तो कुछ भी रख सकते हो। अब देख करके देखते हैं, ये 3 यहाँ पर अल्फा 0 बीटा -1 तो ये भी 0, यहाँ पर 1 + 1 2, यहाँ पर 1 है ना, ये 2 कहाँ पर, अच्छा सॉरी ये 0, और यहाँ पर ये भी 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, फिर वो सामने भी रखूंगा। अल्फा को क्या रखा 0, बीटा को क्या रखा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अल्फा 0 बीटा -1 1 का स्क्वायर 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको लेके सोल्व कर लेते हैं ना, माइनस प्लस माइनस तो 2 ऐसे रहेगा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या होगा 6 - 4 तो 2, और सामने 4 के, अब देख लो के का आंसर 1।
ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको के से मतलब अल्फा बीटा से मतलब ही नहीं हो तो कोई भी कांस्टेंट है जो चाहे और रख सकता, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे कर लिया करो। आगे मतलब 25 की तो आगे फिर 24, 23 सबसे प्रैक्टिस करो, एक साथ उसके डाउट डिस्कस करते हैं। तो आज आप लोगों का फिजिक्स के क्लास के बाद जब आप लोगों का फिजिक्स का क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो बच्चे 15 मिनट के रुक जाना, जिन बच्चों का गोल है JEE मेंस एंड एडवांस, इसका टारगेट अब आप लोगों को सबको पता है। टारगेट का मतलब ये है मेरा कि जब ऐसा नहीं कि सर मेरा भी टारगेट JEE, फिर उस JEE टारगेट को अचीव करने के लिए मैं जो बोलूंगा वो सब कुछ करने के लिए रेडी। मैं बोलूंगा यहाँ से हिलना नहीं है, 15 घंटे तो हिलना नहीं चाहिए। अगर उस माइंडसेट पे हो तो रुकना है वरना नहीं रुकना है, ठीक है। जिसका टारगेट JEE मेंस और एडवांस और जो कोई भी लेवल की मेहनत करने को रेडी है वो लोग 7 बजे फिजिक्स की क्लास के बाद रुकेंगे 15 मिनट, ठीक है। और इसमें आपको कोई जज नहीं करने वाला है। अगर कोई समझ पूरे क्लास में इसी को लगता है कि सर मैं ही वो मेहनत कर सकता हूँ, मेरे बाकी सबको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो कोई आपको ऐसा कोई जज मतलब आप नहीं रोकोगे। ऐसा नहीं कि भाई मेरे या मेरे माइंड से जो भाई ये तो बच्चा कोई काम करने, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि भाई हर एक का गोल वो होगा या हर एक को मेहनत करने को रेडी होंगे। जिनका गोल है कि भाई मुझे वही है, मुझे सर IIT NIT के बिना नींद नहीं आती है, मेरे को रात में सपने में भी वो आता है, राइट, उनकी बात हो रही है, वो लोग रुकेंगे। फाइन, तो सपने में नहीं तो वैसे भी बड़ी अचीव होगा।